बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री 9th की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो उस एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके जवाब जो है वो आज हम देखते हैं। सबसे पहला सर सवाल है इसका कि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कैथोड रेज जो हैं ये जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज पास करते हैं उसके इलेक्ट्रोड में से, तो उसमें से चमकती शुआएँ नज़र आती हैं। और चूँकि वो कैथोड से निकलती हैं, यानी वो इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ से जो रेज निकलती हैं वो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज से निकल रही तो नेगेटिव रेज होंगी, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रैक्टिकली हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब जो हमारे पास मौजूद होती है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से अगर हम ये रेज नज़र आ रही होती हैं, अगर हम इनको जो है वो एक और प्लेट फ्रार्म करें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, तो ये रेज जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं। तो जो ऐसा ज़रा जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़े उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये चार्ज की नोयत उसने पूछी हुई थी। फिर कैथोड रेज की खसूसियात, तो कैथोड रेज की बड़ी जनरल खसूसियात हैं। एक खसूसियात तो आपको नज़र आ रही है कि ये रेज जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मुहैया करें तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, लिहाजा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी खसूसियात भी यहीं से जाहिर है कि ये कैथोड से अमूदन निकलती हैं, यानी सीधी निकलती हैं, और पॉजिटिव यानी वो इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम एनोड कहते हैं, उसकी तरफ हरकत करना शुरू कर देती हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर इन रेज के रास्ते में कोई ऐसी चीज़ रखी जाए जो गैर शफाफ हो, मिसाल के तौर पर जहाँ से रेज बन रही हैं तो सामने हम कोई चीज़ रख देते हैं गैर शफाफ, तो उसका साया बना देती हैं, यानी ये रोशन यानी कि ये चमकदार शुआएँ हैं। उसके बाद ये रेज जो हैं, इन रेज की जेडी थॉमसन ने ई और एम रेशो मालूम की, तो वो रेशो जो थी वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर थी। और पांचवा पॉइंट कि अगर आप इलेक्ट्रोड भी तब्दील कर दें, जिस मर्जी मेटल का लगा लें, ग्रेफाइट का लगा लें, लोहे का लगा लें, आप सोने का लगा लें, जिस चीज़ का मर्जी लगा दें, और गैस जो मर्जी तब्दील कर दें, ये रेज एक ही तरह की बनती हैं। इससे साबित होता है कि ये एटम के अंदर मौजूद है और एटम हर जानदार के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये ऐसा पार्टिकल है जो कि हर किस्म के एटम के अंदर मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन है बेशक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक एलिमेंट लिखा हुआ है जो हकीकत में फास्फोरिक आयन है। पी के ऊपर 31 एटॉमिक मास है और नीचे जो उसका है एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ये तरतीब उसने इस चैप्टर में फॉलो की है, लेकिन उसकी जो चैप्टर नंबर 3 की तरतीब है वो नीचे एटॉमिक मास लिखता है, ऊपर एटॉमिक नंबर लिखता है। तो ये समझ से बाहर है कि अपनी ही बुक के अंदर वो जो है ये चीज़ तरतीब बार बार तब्दील कर रहा है। अब इसके अंदर जो 15 लिखा हुआ है, तो 15 का मतलब है कि इस एटम के अंदर जो है एटॉमिक नंबर इसका 15 है, यानी इस एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद 15 है। अब प्रोटॉन की तादाद 15 है इस सवाल का आंसर। फिर ये पूछता है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चूँकि -3 चार्ज आ गया है, लिहाजा ये 15 प्रोटॉन के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे, लेकिन 3 चार्ज उसने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लिहाजा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बन जाते हैं टोटल 18। और इसके अंदर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की तादाद बहुत आसान है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन यानी आपका जो एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक मास 31 है, एटॉमिक मास बनता है आपका एटॉमिक नंबर जमा न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर आपका 15 है, तो ये 15 = 31 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इधर ही खड़े रहें, 15 आके माइनस हो जाएगा, 31 - 15, तो ये आपके पास बन जाएगा 16। तो इसके अंदर 16 न्यूट्रॉन है, तो ये बहुत ही आसान सा आंसर है। यानी ये आपके पास फॉस्फोरिक आयन है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 16 है, प्रोटॉन की तादाद 15 है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन 3 चार्ज उसने एक्स्ट्रा जज़ब किए हुए हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज जो है वो 18 आ जाता है। उसके बाद उसने कहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बना लें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 4 2 3, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 10, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 12 और 6 पी के अंदर। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तरतीब। यहाँ से जाहिर हो रहा है कि इसके जो 3 ऑर्बिटल है, यानी 3 ऑर्बिट है, जिसको हम कहते हैं एम शेल, एम शेल के अंदर इसके पहला शेल के इसका, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल इसका जो है वो
L है और ये M शेल है इसका, इसके M शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये उसने आखिर में सवाल पूछ लिया है कि एक किस नोबल गैस के रिलेटेड है, यानी ये कौन सी नोबल गैस दुनिया में ऐसी है जो इससे मिलती जुलती है। तो ऑब्वियसली आर्गान ऐसी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब भी 18 बनती है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 18 बन गई है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को जज़ब किया हुआ है। लिहाजा नोबल गैस जो है वो आर्गान है, AR18 और 36 वगैरह। उसके बाद बहुत अच्छा सवाल कि शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें। शेल क्या होता है? शेल, इसका तस्वर सबसे पहले जो था वो पेश किया था नील बोहर ने। उसने कहा था कि एटम के इर्द गिर्द, यानी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं, कुछ रस्तों में, कुछ मदारों में, उनको उसने शेल का नाम दिया था। तो वो जो शेल थे इससे मुराद ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रास्ते जिसमें से इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं। और फिर सब शेल का कंसेप्ट उसके बाद आया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे मज़ीद रास्ते होते हैं, यानी आपके जो के है उसके अंदर एक रास्ता होता है, आपका जो एल शेल उसके अंदर 2 रास्ते होते हैं, एम शेल के अंदर 3 मज़ीद रास्ते होते हैं और जो आपका एन शेल उसके अंदर 4 मज़ीद रास्ते होते हैं। तो मज़ीद जो रास्ते हैं उनको सब शेल, या अगर कोई ब्रॉडली कंसेप्ट ले तो ये भी तारीफ़ की जाती है कि शेल क्या होता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रास्ते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और सब शेल वो रास्ता न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान 95% से भी ज़्यादा हों, तो उसको भी हम शेल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो 15 एटॉमिक नंबर, ये सामने फास्फोरस आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये सवाल यही है दोबारा, लेकिन उसने उसमें न्यूट्रल एटम दिखाया है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जज़ब नहीं किए उसने। तो उसका वो कहता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे। तो ऑब्वियसली ये इसका के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका एल शेल है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका एम शेल है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास, अगर ये न्यूट्रल एटम हो तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद जज़ब नहीं करेगा, बल्कि इसके अंदर जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिहाजा ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें वो आयन बन गया है और इसमें वो सिंपल न्यूट्रल नंबर है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो 3 ही रहेंगे, सॉरी 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 5 5 और 10 15, तो ये एटॉमिक नंबर 15 इसके मुताबिक आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि Al एल्यूमिनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और सबसे बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। अच्छा, Al+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्यूमिनियम की, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 4 2 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर फिर 2, पी के अंदर 6, और इसके अंदर टोटल जो है हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एल्यूमिनियम ये हमारे पास 13 ग्रुप का मेंबर है, लिहाजा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर 13 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे बैरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे बैरूनी शेल ओबियसली ये सबसे बैरूनी शेल है, एम शेल इसका सबसे बैरूनी शेल है, और इसके अंदर जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैरूनी शेल में सबसे बैरूनी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं हम कि मैग्नीशियम जो कि ग्रुप 2 का मेंबर है, उसके बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन। मैग्नीशियम के सबसे बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के सबसे बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। सबसे बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन, तो बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये बैरूनी शेल इसका 3s2, इसका एम शेल भी इसे कहते हैं। एम शेल का पहला सब शेल इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक तरतीब जिसने मांगी है ये भी दिखाई गई है। ये सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब है कि इसके जो है वो के शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर एल शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके एम शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8वां सवाल, एटम इलेक्ट्रॉन दे या ले तो चार्ज की नोयत बताएं।
कॉमन सेंस है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा लेगा तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम इजाफी लेता है तो इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इजाफी आ जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता है तो इसके ऊपर प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद यूरेनियम 92-235, ये आइसोटोप है यूरेनियम का। बेसिकली यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं, 238, 234 और 235। तो यहाँ 235 का जिक्र करेंगे कि यूरेनियम 92-235, यहाँ से देख लें, इसने फिर अपने असूल की खिलाफवर्जी की। ये चीज़ जो थी हमारे पास उसी को फॉलो किया, ना कि उसने जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल की खसूसियात को फॉलो किया। 235 और 92, तो इसको न्यूक्लियर, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है या एटॉमिक के अंदर, इससे एनर्जी पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट की जाती है तो इससे क्या होता है कि बेरियम और रेडियम आइसोटोप्स बनते हैं, और 3 न्यूट्रॉन मज़ीद खारिज होते हैं। वो जो 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन मज़ीद यूरेनियम को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, धमाके के साथ जो एनर्जी पैदा होती है, जिससे हम वाटर को गर्म करते हैं, उससे भाप बनाते हैं, और फिर उस भाप से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करते हैं। तो ये एटॉमिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गोइटर की तशखीस कैसे करेंगे? तो गलड़ की बीमारी होती है, ये इंसान के जो है गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होते हैं, जब इनको आयोडीन की मुनासिब मिकदार नहीं मिलती तो ये सूज जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन खारिज करना, थायरॉक्सिन हार्मोन खारिज करना भी बंद कर देते हैं। इसकी तशखीस कैसे करेंगे? तो इसके लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन 131, ये जो आयोडीन 131 है, इस आयोडीन को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये शुआएं खारिज करेगा। तो जैसे जैसे ये थायराइड ग्लैंड के अंदर जाएगा तो हम इसकी मूवमेंट से वहाँ की अंदर पता लगा लेंगे कि किस हिस्से में ज़्यादा बीमारी है या किस हिस्सा कौन सा ज़्यादा हिस्सा मुतासर है। उसके बाद पॉजिटिव रेज की खसूसियात हैं। पॉजिटिव रेज कौन सी होती हैं कि जो हमारे पास कैथोड रेज जब दरियाफ्त की सर विलियम क्रोकस ने, तो उसी ट्यूब के अंदर गोल्डस्टाइन ने कहा कि एक और किस्म की रेज भी पैदा हुई थी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी। कैथोड रेज यहाँ से पहले इस तरफ चली, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी। तो ये पॉजिटिव रेज थी जो कि कैसे पैदा हुई? जब ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर टकराए, मिसाल के तौर पर एटम, ये कोई एलिमेंट हाइड्रोजन का एटम हो गया लेट्स सी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन से टकराते थे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर चले जाते थे, और हाइड्रोजन के ऊपर जो था, अगर निकाल देता हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। या कोई भी एटम हो तो उसके अंदर जब पिछला इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव रेज थी ये फिर नेगेटिव की तरफ चलना शुरू कर देती थी, इसी को हमने पॉजिटिव रेज का नाम दिया। इसकी खसूसियात बहुत आसान है कि ये खसूसियात, ये जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं ये डिपेंड करती हैं गैस कौन सी इस्तेमाल की गई। अगर आपने जो गैस इस्तेमाल की उस किस्म के आयन जो है उसके अंदर बनते हैं। दूसरी खसूसियत ये कि ये कैथोड से इलेक्ट्रोड से पैदा नहीं होती बल्कि गैस के अंदर से पैदा होती हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इनकी ये भी चमकदार शुआएँ होती हैं, और ये भी जो है वो जब शीशे के ऊपर टकराती हैं तो चमक पैदा करती हैं। और ये उस वक्त प्रोटॉन के बराबर इनका मास होता है जब ये हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं। और इन चीज़ ये डिपेंड करती हैं कि गैस कौन सी इस्तेमाल की गई है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती ये चीज़। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के नुकाइस। रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके दो प्रोमिनेंट नुकाइस थे। पहला नुक्स ये था कि रदरफोर्ड कहता था कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसने जो क्लासिक थ्योरी की बुनियाद पर एटॉमिक मॉडल पेश किया था, तो क्लासिक थ्योरी के मुताबिक तो ये है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के इर्द गिर्द घूमे, मिसाल के तौर पर ये एक चार्ज है और उसके इर्द गिर्द दूसरा चार्ज घूमे, तो क्लासिकल जो थ्योरी वो ये कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन करीब होता जाएगा ऐसा ऐसा एटम के अंदर गिर जाएगा और एटम की स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट था रदरफोर्ड का कि इसके मुताबिक तो एटम ख़त्म हो जाना चाहिए, हालांकि एटम ख़त्म हो जाए तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और दूसरी ये था कि ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है
इर्द गिर्द हरकत करे तो वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहेगा और न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। जब ये एनर्जी खारिज करेगा तो एटम का स्पेक्ट्रम मुसलसल बनना चाहिए, हालांकि एटम का स्पेक्ट्रम तो लाइन बनता है। तो ये दो बड़े फॉल्ट थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर कि एक तो एटम क़याम पजीर नहीं है और दूसरा एटम का जो है हमारे पास जो मॉडल जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन बनता है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता। फिर इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जज़ब और खारिज करता है, तो ये नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हर वक्त एनर्जी खारिज जज़ब नहीं करता, इसने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर ये कहा था। और एनर्जी कब खारिज जज़ब करता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बड़े न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट से न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन करीब आता है उसे, तो ये एनर्जी खारिज करता है क्योंकि नज़दीक रहने की एनर्जी कम चाहिए। और जब ये नीचे वाले से दूर वाले ऑर्बिट में चला जाता है एक्साइटेड होके, तो ये क्या करता है, वहाँ पे एनर्जी उसे जज़ब करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी जज़ब करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी खारिज करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपकी जो है वो सेकंड चैप्टर के आखिर में, जो कि मुख्तर और सरगोदा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, क्योंकि सरगोदा बोर्ड में अक्सर जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस एक्सरसाइज के नोट्स और इस तरीके से ये सारी जो है वो हमारे पास चैप्टर क्लोज हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल वाला है, तो उसमें जो है वो इन मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जो है वो आगाह कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और लेक्चर के अंदर अगर आप समझते हैं कोई इससे बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हम मशवरा दें, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।